नमस्कार दोस्तों, स्वागत है किरण की कहानी में। क्या हुआ? जब 25 साल पहले माँ बाप ने अपने पागल बेटे को नदी में फेंक कर मार दिया था, वह बेटा 25 साल बाद एसपी बनकर अपने घर पहुँचा तो माँ बाप हक्का बक्का रह गए। उसके बाद एसपी साहब ने जो किया उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, इस सच्ची घटना के सबूत में आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा कि इस सच्ची घटना को लेकिन शुरू करने से पहले आप सभी मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह सच्ची घटना की शुरुआत होती है सन 2001 में राजस्थान के एक दूर दराज बसे गांव त्रिपुरा की है। एक साधारण मगर मेहनती किसान है जिसका नाम रघुवीर सिंह होता है। रघुवीर सिंह की पत्नी का नाम कमला और वे लोग अपने 6 बच्चों के साथ रहते थे। उसकी 5 संतानें पूरी तरह से स्वस्थ और होशियार थी, लेकिन सबसे छोटा बेटा माधव जन्म से ही अलग था। त्रिपुरा एक ऐसा गांव था जहां की परंपराएं और समाज की धारणाएं बहुत मजबूत थी। वहां के लोग अंधविश्वास, तंत्र मंत्र और कुल के सम्मान को बहुत मानते थे। रघुवीर एक मेहनती आदमी थे, लेकिन अपनी सामाजिक छवि को लेकर बहुत ही संवेदनशील थे। उसके लिए दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि गांव में उनका बहुत सम्मान होता था। जब माधव सिंह का जन्म हुआ तो घर में खुशी की जगह एक अजीब सी बेचैनी थी। बच्चा ठीक से रो क्यों नहीं रहा है? यह बाकी बच्चों जैसा मजबूत क्यों नहीं दिखता? जैसे जैसे माधव बड़ा हुआ, माता पिता ने गौर किया कि वह बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वह देर से बोलना सीख रहा था। उसकी हरकतें अजीब थी। कभी खुद से बातें करता, कभी मिट्टी खाता, कभी जानवरों के साथ खेलने लगता। गांव के अन्य बच्चे उसके साथ खेलने से कतराने लगे। धीरे धीरे गांव वालों ने कहना शुरू कर दिया कि रघुवीर का बेटा पागल है। गांव में हर कोई रघुवीर को सलाह देने लगा कि इसे किसी ओझा के पास ले जाओ, यह कोई भूत प्रेत की बाधा है। ऐसे बच्चे घर में रखे जाएं तो पूरे परिवार का भविष्य खराब हो जाता है। ऐसे बच्चे को भगवान का श्राप माना जाता है। रघुवीर और कमला के लिए यह असहनीय था। रघुवीर माधव को ठीक करने के लिए हर संभव प्रयास करने लगे। वह उसे गांव के वैद्य के पास ले गए, जिसने कुछ जड़ी बूटियां दी। फिर वह माधव को एक तांत्रिक के पास ले गए, जिसने मंत्र फूंका और कहा, यह बच्चा कुल के किसी पुराने पाप का परिणाम है। जब कुछ भी काम नहीं आया तो एक बाबा ने कहा, अगर यह लड़का जिंदा रहा तो एक दिन यह पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। रघुवीर के दिमाग में यह बात घर कर गई। माधव जब 5 साल का हुआ तब तक गांव में उसकी पहचान एक पागल लड़के के रूप में बन चुकी थी। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते थे। जब कोई मेहमान घर आता तो कमला उसे घर के अंदर छिपा देती। कभी कभी वह बिना किसी कारण जोर जोर से हंसने या रोने लगता। रघुवीर को अब अपने खेतों में काम करने में भी शर्म आने लगी। एक ओर रघुवीर को चारों बड़े बेटों की शादी की चिंता थी और दूसरी ओर माधव का एक ऐसे अभिशाप की तरह लगने लगा जिससे टकराना जरूरी था। गांव में जब कोई भी शादी का रिश्ता आता था तो लोग पूछते थे, क्या यह वही घर है जहां एक पागल लड़का रहता है? कई बार उसने खेतों में काम करने वाले मजदूर तक उसे ताना मारते,
अब रघुवीर की सहन शक्ति जवाब देने लगी। एक दिन जब माधव मिट्टी से खेलते खेलते पास के तालाब में गिरते गिरते बचा तो रघुवीर को एक विचार आया, अगर यह लड़का खुद ही मर जाए तो मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। उसने कमला से कहा, अगर यह खुद ही किसी दुर्घटना में मर जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कमला ने तुरंत विरोध किया, यह हमारा ही बेटा है, इसे कैसे मार सकते हैं। रघुवीर चुप हो गया, लेकिन उसके अंदर यह ख्याल पूरी तरह से बैठ चुका था। माधव अब 8 साल का हो चुका था और रघुवीर की सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। उस रात जब घर के बाकी बच्चे सो चुके थे, रघुवीर और कमला ने एक भयानक योजना बनाई। इसे मारना ही होगा, लेकिन कैसे? अगर हम इसे अपने हाथों से मारेंगे तो गांव में शक होगा। हमें इसे ऐसे मारना होगा कि कोई जाने ना जाने। रघुवीर ने कहा, अगर हम इसे रात को नदी में फेंक दें और सुबह लोगों से कह दें कि यह खेलते खेलते गिर गया तो कोई हम पर शक भी नहीं करेगा। कमला डर गई, लेकिन यह कितना निर्दय होगा। रघुवीर ने समझाया, अगर यह बच्चा जिंदा रहा तो हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी। धीरे धीरे कमला भी उसकी बात में आ गई। बस अब केवल सही समय का इंतजार करना था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो जाएगा तब इस काम को अंजाम देना। नदी की धारा तेज थी, जिसे कोई भी उसमें डूब जाए तो वह बहुत दूर तक बह जाएगा। माधव को कोई अंदाजा नहीं था कि उसके अपने माता पिता उसके लिए मौत का फैसला कर चुके हैं। उस रात आसमान पर घने बादल छाए थे, पूरा गांव सो चुका था। रघुवीर ने माधव को अपनी गोद में उठाया और घर के पीछे से नदी की ओर चल पड़ा। कमला कांपते हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी। नदी का पानी ठंडा था और बहाव बहुत ही तेज था। रघुवीर ने आखिरी बार माधव को देखा। कमला धीरे से बोली, क्या यह सही कर रहे हैं? रघुवीर ने बिना जवाब दिए माधव को दोनों हाथों से उठाया और पूरी ताकत से नदी में फेंक दिया। पानी में गिरते ही माधव की आंखें खुल गई और छपाक से वह नदी में गिर गया। उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही वह पानी में डूबने लगा उसके हाथ पैर मारने की कोशिश शुरू कर। रघुवीर और कमला कुछ देर वहीं खड़े रहे जब तक कि उन्हें पानी में कुछ हलचल दिखना बंद नहीं हो गया। कमला सुबुकते हुए बोली, हो गया। रघुवीर ने ठंडी आवाज में कहा, हाँ, अब घर चलो। सुबह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सुबह होते ही कमला रोने लगी और पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया। माधव कल रात खेलते खेलते नदी में गिर गया। हमने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग नदी की ओर भागे, लेकिन कोई माधव को नहीं देख सका। रघुवीर ने अपने चेहरे पर गम का दिखावा किया, लेकिन भीतर से वह निश्चिंत था। अब कोई हमारा मजाक नहीं उड़ाएगा। माधव यही सोच रहा था। रात के अंधेरे में माधव का शरीर ठंडे पानी में बहता जा रहा था। कई बार वह डूबने लगा, लेकिन किसी चमत्कार की तरह पानी के प्रवाह ने उसे एक तिनके की तरह किनारे की ओर ढकेल दिया। कई घंटों तक नदी में बहने के कारण उसका शरीर एक बड़े पत्थर से टकराया और नदी के किनारे की ओर आ गया। वह बेहोश था, लेकिन उसकी जान बच चुकी थी। सुबह जब सूरज की किरणें नदी के पानी पर पड़ी, तब पास के गांव के कुछ गोताखोर मछली पकड़ने आए। एक गोताखोर ने दूर से पानी में कुछ तैरता देखा। अरे, यह कोई बच्चा लग रहा है। वे तेजी से तैरकर उसके पास पहुँचे और उसे बाहर निकाला। यह तो बेहोश है। उन्होंने तुरंत गांव के लोगों को बुलाया। सब उसे घेर कर देखने लगे, किसका बच्चा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
किसी ने माधव को नहीं पहचाना। गोताखोरों ने पुलिस को बुलाया। इंस्पेक्टर साहब आए और स्थिति को समझे। यह बच्चा किसी और गांव का है, इसे कोई पहचान नहीं रहा है। हमें इसे सरकार की पालनहार योजना के तहत जयपुर भेजना होगा। पुलिस ने माधव को अपने साथ ले जाकर जयपुर के सरकारी शिशु गृह में भेज दिया। जयपुर की सड़कों पर सुबह की हल्की हलचल थी। शहर धीरे धीरे जाग रहा था और पुलिस स्टेशन में कार्यरत अधिकारी अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। इसी बीच एक सरकारी वाहन बाल संरक्षण केंद्र के गेट पर रुका। वाहन से 2 पुलिस अधिकारी उतरे और उनके साथ था एक छोटा सा लड़का, माधव अभी भी कमजोर था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। बाल संरक्षण केंद्र की नर्सों और वार्डन ने उसे अंदर ले जाकर नहलाया, साफ कपड़े पहनाए और उसके लिए हल्का खाना लाए। लेकिन माधव चुपचाप बैठा रहा, बिना कुछ बोले। जयपुर के पौष इलाके में रहने वाले विजय शर्मा और सीमा शर्मा एक प्रतिष्ठित परिवार से थे। विजय एक सरकारी इंजीनियर थे और सीमा एक स्कूल टीचर। शादी के कई साल बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने हर संभव इलाज करवाया, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी। समय बीतता गया और दोनों ने तय किया कि वे एक अनाथ बच्चों को गोद लेंगे। एक दिन सीमा ने अखबार में पालनहार योजना के बारे में पढ़ा। यह योजना अनाथ और बेसहारा बच्चों को एक सुरक्षित परिवार देने के लिए चलाई जा रही थी। उन्होंने इस बारे में बात की और तय किया कि वे एक बच्चा गोद लेंगे। शर्मा दंपति ने बाल संरक्षण केंद्र का दौरा किया। वहां उन्होंने कई बच्चों को देखा। कुछ हंसते हुए खेल रहे थे, कुछ किताबों में खोए थे, लेकिन एक बच्चा अकेला एक कोने में बैठा था। सीमा ने वार्डन से पूछा। वार्डन ने माधव की पूरी कहानी बताई, कैसे उसे नदी से बचाया गया था, कैसे कोई उसे अपना नहीं रहा था और कैसे वह अब तक कुछ भी नहीं बोल रहा था। सीमा की आंखें नम हो गई। वह धीरे धीरे माधव के पास गई और उसके सिर पर हाथ फेरा। माधव ने पहली बार उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं बोला। विजय ने सीमा की ओर देखा और कहा, यही हमारा बेटा होगा। सीमा ने हल्के से सिर हिलाया और कहा, हाँ, यही हमारा माधव होगा। माधव को अपनाने के बाद गोद लेने की सारी जितना भी कानूनी प्रक्रिया पूरी करना था, सब पूरी करने के बाद शर्मा परिवार उसे अपने घर ले आई। घर में उसके लिए अलग से एक कमरा तैयार किया गया, खिलौने लाए गए और उसका पूरा ध्यान रखा गया। लेकिन समस्या यह थी कि माधव मानसिक रूप से अस्थिर था। वह रात को अचानक चीखने लगता, कभी कभी बिना किसी कारण के खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता और कभी घंटों तक बस एक ही कोने में बैठा रहता। शर्मा दंपति को समझ में आ गया कि उसे सिर्फ प्यार नहीं बल्कि इलाज और सही देखभाल की जरूरत है। शर्मा परिवार ने जयपुर के सबसे बड़े मानसिक रोग विशेषज्ञों से माधव का इलाज शुरू करवाया। डॉक्टरों ने बताया कि उसे ट्रॉमा के कारण मानसिक समस्या हुई है, लेकिन सही इलाज और देखभाल से वह सामान्य जीवन जी सकता है। इलाज शुरू हुआ, लेकिन यह आसान नहीं था। कभी माधव इलाज के दौरान रोने लगता, कभी वह दवाएं खाने से इनकार कर देता। सीमा उसके पास बैठती, कहानियां सुनाती और धीरे धीरे उसके डर को कम करने की कोशिश करती। समय बीतता गया और महीनों की मेहनत के बाद माधव की हालत में सुधार होने लगा।
अब वह सामान्य बच्चों की तरह हंसता खेलता और बोलने भी लगा। वह पहली बार सीमा को माँ और विजय को पापा कहकर पुकारने लगा। यह सुनकर शर्मा दंपति की आंखें भर आई। माधव को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। शुरुआत में पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं थी, लेकिन विजय और सीमा ने उसे प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे माधव पढ़ाई में अव्वल आने लगा। स्कूल के अध्यापक भी हैरान थे कि जो बच्चा कभी ठीक से बोल नहीं पाता था, वह अब क्लास में सबसे तेज दिमाग वाला छात्र बन चुका था। कॉलेज के दौरान माधव को अपने अतीत की बातें धीरे धीरे याद आने लगी। उसे याद आया कि वह एक किसान का बेटा था जिसे नदी में फेंक दिया गया था, लेकिन उसने कभी अपने नए माता पिता को यह बात नहीं बताई। कॉलेज के बाद उसने सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी शुरू की। शर्मा दंपति ने हर तरह से उसका साथ दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद माधव ने IPS की परीक्षा पास कर ली। वह अब एक SP माधव शर्मा बन चुका था। जब उसकी पहली पोस्टिंग राजस्थान में हुई तो उसे पता चला कि उसे त्रिपुरा जिले में SP बनाकर भेजा जा रहा है। यह वही गांव था जहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। माधव को यह संयोग समझ नहीं आया, लेकिन उसने तय किया कि वह वहां जाएगा और अपने अतीत का सामना करेगा। त्रिपुरा का वही गांव जहां कभी एक मासूम बच्चे को उसकी ही मां ने रात के अंधेरे में नदी में फेंक दिया था, आज वहां हलचल मची थी। गांव की गलियों में कानाफूसी हो रही थी। SP साहब आ रहे हैं। वह कोई और नहीं बल्कि वही बच्चा है जिसे उसके माता पिता ने मारने की कोशिश की थी। माधव का काफिला जैसे ही गांव में दाखिल हुआ, लोग अपनी झोपड़ियों से अपने घरों से बाहर निकल आए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह पागल बच्चा आज एक सशक्त पुलिस अधिकारी बन चुका था। माधव अपने पुलिस बल के साथ अपने पुराने घर पहुंचा। उस घर के दरवाजे पर रघुवीर और कमला घबराए खड़े थे। SP साहब, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम जिंदा हो, रघुवीर कांपते हुए बोला। कमला फूट फूट कर रोने लगी। बेटा, हमने गलती कर दी, हमें माफ कर दो। माधव ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमे स्वर में कहा, बेटा, क्या तुमने यह शब्द तक कहा था जब मुझे नदी में फेंका था? पुलिस अधिकारी आगे बढ़े। सर, क्या हम इन्हें गिरफ्तार कर लें? गांव वालों की नजरें माधव पर टिक गई। वे जानना चाहते थे कि वह अपने माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करेगा, लेकिन माधव ने हाथ उठाकर पुलिस को रोक दिया। नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, इन्हें जेल भेजकर मैं इसका जीवन आसान नहीं बनाना चाहता। इनकी असली सजा इनका अपराध बोध होगा। माधव ने गांव वालों की ओर देखा और ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम जानते हो इन लोगों ने क्या किया था? इन्होंने अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश की थी। ये लोग माता पिता कहलाने के लायक नहीं है। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग बुदबुदाने लगे, इतनी बड़ी सजा, खुद के बेटे को मारना। एक बुजुर्ग आगे बढ़े और बोले, ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। धीरे धीरे गांव वालों ने रघुवीर और कमला के मुंह फेर लिए। दोनों लोगों से गांव वाले बोलना बंद कर दिए। अब वे गांव के लिए अभिशाप बन चुके थे। माधव ने रघुवीर और कमला की ओर देखा, जिन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े खड़े थे। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? माधव की आवाज में एक गहरा दर्द था। कमला सिसकते हुए बोली, बेटा,
मैं तेरा अपराध स्वीकार करती हूँ। तुझे जन्म दिया फिर भी पहचान नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माधव ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझे जन्म दिया लेकिन माँ बाप बनना नहीं सीखा। माँ बाप वह होते हैं जो अपने बच्चे के लिए अपनी जान दे दे, न कि उसे मारने की कोशिश करे। वह एक पल के लिए रुका, फिर अपनी जेब से एक कागज निकाला और बोला, यह कागज देख रहे हो? यह मेरा गोद लेने का प्रमाण पत्र है। इस पर लिखा है कि मेरे माता पिता विजय शर्मा और सीमा शर्मा है। कमला और रघुवीर की आंखों में आशा की एक आखिरी किरण चमकी। मतलब तू हमें माफ कर देगा? माधव ने सिर हिलाया। नहीं, इसका मतलब है कि मैं अब सिर्फ शर्मा जी का बेटा हूँ, तुम्हारा नहीं। रघुवीर और कमला वहीं जमीन पर गिर पड़े। उनका अपना ही बेटा, जिसे वे पागल कहकर ठुकरा चुके थे, अब उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था। गांव वालों ने धीरे धीरे उनसे दूरी बना ली। कोई भी उन्हें खाने को नहीं देता, कोई उनसे बात नहीं करता। वे एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए। एक दिन एक रात पछतावे की आग में जलते हुए वे इस सोच में डूबे रहते थे कि अगर हमने उसे फेंका नहीं होता तो आज वह हमारा गौरव होता, न कि शर्म का कारण। वही माधव की असली सजा थी। अपने गुनहगार माता पिता को उनकी आत्मग्लानि में जलने के लिए छोड़ देगा। माधव ने उन्हें जेल नहीं भेजा, लेकिन उन्हें एक ऐसी सजा दी जिससे वे जीवन भर तड़पते रहे। सबसे बड़ी सजा यह नहीं कि कोई आपको मार दे या जेल भेज दे। सबसे बड़ी सजा यह है कि पूरा समाज आपको अस्वीकार कर दे और आप तिल तिल कर जिए। यही माधव की चुपचाप दी गई सबसे कठोर सजा थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माता पिता बनने का अर्थ केवल जन्म देना नहीं होता, बल्कि सही परवरिश देना होता है। रघुवीर और कमला ने माधव को जन्म तो दिया, लेकिन जब वह मानसिक रूप से कमजोर निकला तो उसे अपना बोझ समझ लिया। माता पिता का सच्चा धर्म यह है कि वे हर परिस्थितियों में अपने बच्चों का साथ दें, न कि उन्हें छोड़ दें या मारने की कोशिश करें। समाज में हमेशा कर्मों का फल मिलता है। जो माता पिता अपने ही बच्चे को मारने की कोशिश करते हैं, उन्हें समाज में कभी सम्मान नहीं पा सकते। जीवन में अच्छे कर्म ही हमारी असली पहचान है। जन्म या खून का कोई महत्व नहीं होता। कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। माधव को बचपन में पागल घोषित कर दिया गया था। उसे मारा भी जा सकता था, लेकिन उसने अपनी मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से खुद को इतना ऊंचा उठा लिया कि वही माता पिता जो उसे फेंक चुके थे, उसके सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। कोई भी कठिनाई आपके सपनों को मार नहीं सकती जब तक कि आप खुद हार न मान लें। परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर इंसान मेहनत और धैर्य रखे तो वह अपने अतीत से ऊपर उठकर नया भविष्य बना सकता है। दोस्तों, यह कहानी एक पागल से एसपी बनने तक की है। बच्चे की कहानी आपको अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।